वेलकम एवरीवन। अब हम इस कोर्स के 16th चैप्टर में पहुंच गए हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग पेमेंट सिस्टम्स। इस चैप्टर में हम इंडियन बैंकिंग के पेमेंट सिस्टम के बारे में जानेंगे। आइए पहले ये जानते हैं कि इस चैप्टर के एंड होने तक हम क्या क्या सीखेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले तो हम रिकैप करेंगे कि बैंक क्या होते हैं और कितने टाइप्स के बैंक होते हैं। फिर हम रिकैप करेंगे कि बैंक के कस्टमर्स कितने टाइप के होते हैं। इसके बाद हम बैंक्स की सर्विसेज और उनके ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के बारे में जानेंगे। फिर हम समझेंगे कि पेमेंट की डेफिनेशन क्या होती है और इसके क्या क्या मेथड्स होते हैं। और फिर ये सब सीखने के बाद हम समझेंगे इंडियन बैंकिंग के पेमेंट सिस्टम के बारे में। आइए सबसे पहले हम रिकैप करते हैं बैंक्स के बारे में। बैंक्स के बेनिफिट्स क्या हैं, बैंक्स कितने टाइप्स के होते हैं और बैंक्स के कस्टमर्स कितने टाइप्स के होते हैं। बैंक एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो बैंकिंग और दूसरी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है हर उस इंडिविजुअल को जो बैंक के साथ एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट में जाने को तैयार है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करके बैंक जाते हैं तो बैंक्स के रिप्रेजेंटेटिव हमसे एक एग्रीमेंट पर साइन करवाते हैं जिसमें बैंक्स के टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड होते हैं। अगर हम वो कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट साइन करेंगे तभी बैंक हमारा अकाउंट ओपन करेगा। बैंक्स को एक ऐसे एंटरप्राइजेज की तरह भी डिफाइन किया जा सकता है जो कि मनी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है और लोन्स और दूसरी फाइनेंशियल सर्विसेज अपने कस्टमर्स को ऑफर करता है। और बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहां कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सेफली एग्जीक्यूट की जा सकती है। आइए अब समझते हैं बैंकिंग के बेनिफिट्स के बारे में। हम ये सब पहले पढ़ चुके हैं लेकिन इनका रिवीजन भी ज़रूरी है। तो बैंकिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट है सेफ्टी। बैंक्स आपके फंड्स को सेफ रखेंगे बिकॉज आप भी जानते हैं कि अगर आप अपने पास कैश रखते हैं तो उसके चोरी हो जाने का, मिसप्लेस हो जाने का खतरा हमेशा बना रहता है, लेकिन बैंक्स में आपका पैसा सेफ रहता है। दूसरा बेनिफिट है कन्वीनियंस। बैंक अपने कस्टमर्स को कई तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जैसे कि एटीएम कार्ड्स। अब लोगों को हर जगह कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्हें पैसों की ज़रूरत है तो वो नज़दीकी एटीएम से ज़रूरत के अनुसार पैसा निकाल सकते हैं। ऐसी और सुविधाएं भी बैंक्स प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से लोगों की फाइनेंशियल लाइफ काफ़ी कन्वीनियंट हो गई है। तीसरा बेनिफिट है सिक्योरिटी। इंडियन बैंकिंग सिस्टम में ऐसे कई लॉज एंड रेगुलेशंस हैं जो अपने पैसों को सेफ और आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सिक्योर रखते हैं। और बैंकिंग का फोर्थ बेनिफिट है फाइनेंशियल फ्यूचर। बैंक्स हर कस्टमर के लिए एक बैंकर को असाइन करते हैं जो उन्हें गाइड करता है सेफ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, कहाँ इन्वेस्ट करने पर फ्यूचर में अच्छा रिटर्न मिलेगा और कहाँ इन्वेस्ट करने में अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। बैंक्स इन सारी चीज़ों के बारे में कस्टमर्स को एजुकेट करते हैं। आइए अब जानते हैं कि बैंक्स कितने टाइप के होते हैं। बैंक्स 3 टाइप के होते हैं, कमर्शियल बैंक्स, रिटेल बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स अपने कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जैसे कि सेविंग्स अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सर्विसेज। रिटेल बैंक्स अपने कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं जैसे कि सेविंग अकाउंट, मनी सेविंग स्कीम्स जैसे कि टर्म डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट एटसेट्रा। रिटेल बैंक्स अपने कस्टमर्स को लोन भी ऑफर करते हैं और साथ में ही इन्वेस्टमेंट सर्विसेज भी ऑफर करते हैं। सेंट्रल बैंक्स पूरी तरह से मैनेज या रेगुलेट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सेंट्रल बैंक्स फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते हैं और कंट्री के गोल्ड रिजर्व को भी मैनेज करते हैं। इंडिया में 2 टाइप के सेंट्रल बैंक्स हैं, एक है स्केड्यूल्ड सेंट्रल बैंक और दूसरा टाइप है नॉन स्केड्यूल्ड सेंट्रल बैंक। स्केड्यूल्ड सेंट्रल बैंक भी 2 टाइप के होते हैं,
एक है कमर्शियल बैंक्स और दूसरा है कोऑपरेटिव बैंक्स। कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक्स को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है। द कमर्शियल बैंक्स आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। 4 टाइप के कमर्शियल बैंक्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 पब्लिक सेक्टर बैंक, नंबर 2 प्राइवेट सेक्टर बैंक, नंबर 3 फॉरेन बैंक एंड नंबर 4 रीजनल रूरल बैंक यानी कि आरआरबीज। और 3 टाइप के कोऑपरेटिव बैंक्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, नंबर 2 सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड नंबर 3 प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज बैंक। आइए अब समझते हैं बैंक कस्टमर्स के टाइप्स के बारे में। बैंक्स अलग अलग टाइप्स के कस्टमर्स के साथ फाइनेंशियल रिलेशन बनाता है। अगर मोटे तौर पर कैटेगराइज किया जाए तो बैंक्स के कस्टमर्स 6 टाइप के होते हैं। पहले हैं इंडिविजुअल कस्टमर्स जैसे कि स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ्स, सीनियर सिटीजन्स एटसेट्रा। ये सब इंडिविजुअल कस्टमर्स की श्रेणी में आते हैं। दूसरे टाइप के कस्टमर्स होते हैं स्मॉल बिजनेसेस जैसे कि शॉपकीपर्स यानी कि दुकानदार और ट्रेडर्स एटसेट्रा। तीसरे टाइप के कस्टमर्स होते हैं रूरल कस्टमर्स जैसे कि किसान और गांव में रहने वाले बाकी लोग जो बैंकिंग सर्विसेज को यूज करना चाहते हैं। फोर्थ टाइप के कस्टमर्स हैं कॉरपोरेट्स और कॉरपोरेशंस जैसे कि बड़ी एमएनसीज यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज, सेमी गवर्नमेंट फर्म्स एंड सो ऑन। फिफ्थ टाइप है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जैसे कि बड़े बड़े फंड हाउसेज या फाइनेंस कंपनीज। और सिक्स्थ टाइप है इंटरनेशनल कस्टमर्स का जैसे कि एनआरआई। सारे फॉरेन क्लाइंट्स इसी कैटेगरी में आते हैं। बैंक्स अपने कस्टमर को कई तरह की फैसिलिटीज और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जैसे कि मनी प्रोटेक्शन थ्रू डिपॉजिट्स इन बैंक एंड थ्रू इन्वेस्टमेंट्स इन स्कीम्स। बैंक लोन्स प्रोवाइड करते हैं जैसे कि होम लोन्स, कंज्यूमर लोन्स, पर्सनल लोन्स एंड सो ऑन। बैंक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट भी देते हैं। आपको क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। पेमेंट सर्विसेज जैसे कि पैसों को डिपॉजिट करना, उन्हें किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर करना, ऐसी कई सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करते हैं। और इन सब के साथ में बैंक्स इन्वेस्टमेंट्स और इंश्योरेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में भी जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। बैंक्स कई तरह की ऑपरेशनल एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जैसे कि बैंक्स हमसे डिपॉजिट्स रिसीव करते हैं और नीडी लोगों को फंड्स प्रोवाइड करते हैं लोन्स के द्वारा। इनके अलावा भी बाकी सर्विसेज हैं क्लियरिंग ऑफ चेक्स, रेमिटेंस ऑफ फंड्स, लॉकर्स एंड सेफ डिपॉजिट्स, बिल पेमेंट सर्विसेज, ऑनलाइन बैंकिंग, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स, ओवरसीज बैंकिंग सर्विसेज, वेल्थ मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। आइए अब जानते हैं कि आपको अब तक क्या समझ में आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ बैंकिंग? इनमें से बैंकिंग के बेनिफिट्स कौन कौन से हैं? आपके पास 30 सेकंड्स हैं सही आंसर गैस करने के लिए। The correct option is D, all of the above. Safety, convenience, and security, all three are the benefits of banking. Which of the following is a commercial bank? इनमें से कौन सा बैंक एक कमर्शियल बैंक है? आपके पास 30 सेकंड्स हैं सही आंसर गैस करने के लिए।
द करेक्ट ऑप्शन इज सी, पब्लिक सेक्टर बैंक। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि 4 टाइप के कमर्शियल बैंक्स कौन कौन से हैं: पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक यानी कि आरआरबीज। अब तक हम रिकैप कर चुके हैं कि बैंक्स क्या होते हैं, बैंकिंग के बेनिफिट क्या क्या हैं, बैंक्स कितने टाइप के होते हैं और बैंक कस्टमर्स कितने टाइप के होते हैं। अब हम जानेंगे कि पेमेंट क्या होता है और पेमेंट के अलग अलग मेथड्स कौन कौन से हैं। पेमेंट किसे कहते हैं? दो पार्टीज के बीच में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है उसे पेमेंट कहते हैं। इन दो पार्टीज में से जो पार्टी पैसा पे करती है उसे पेयर कहते हैं और जो पार्टी पैसा रिसीव करती है उसे पेई कहते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि किसी पेमेंट में सिर्फ दो ही पार्टीज इन्वॉल्व होंगी, इससे ज्यादा भी हो सकती हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि आप किसी शॉप में कुछ सामान खरीदते हैं और उसकी पेमेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू करते हैं। तो इस केस में 4 पार्टीज इन्वॉल्व होंगी। पहली पार्टी होगी परचेजर, जो सामान खरीदता है। दूसरी पार्टी होगी सेलर, जो सामान बेच रहा है। और तीसरी पार्टी होगी इशूइंग बैंक, जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड कस्टमर यूज कर रहा है। और फोर्थ पार्टी होगी एक्वायरिंग बैंक, यानी कि वो बैंक जिसमें सेलर का अकाउंट है और पैसा जाएगा। तो इस टाइप के केसेस में 2 से ज्यादा पार्टीज भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। आइए अब पेमेंट मेथड्स के बारे में जानते हैं। पेमेंट मेथड का मतलब है वो मोड जिसके द्वारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की गई है। 3 टाइप्स के बेसिक पेमेंट मेथड्स होते हैं: कैश, क्रेडिट और डेबिट एंड बार्टरिंग। कैश पेमेंट मेथड में पेयर पेई को हार्ड टोकन मनी पे करता है। जैसे कि अगर आप चॉकलेट खरीदने शॉप में जाएं और 20 रुपए पे करें एक करेंसी नोट की फॉर्म में। क्रेडिट और डेबिट पेमेंट मेथड में आप पेई को पेमेंट कर सकते हैं क्रेडिट या डेबिट कार्ड द्वारा, जो कि एक बैंक से इशू किया गया हो। नॉर्मली ये मेथड बड़ी ट्रांजैक्शंस के लिए यूज होता था, लेकिन डीमोनेटाइजेशन के बाद से लोग क्रेडिट या डेबिट कार्ड का यूज छोटी ट्रांजैक्शंस के लिए भी करने लगे हैं, जो कि इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा संकेत है। तीसरा मेथड है बार्टरिंग, जिसमें लोग ट्रेडिंग के थ्रू गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करते थे। ये नोट करने वाली बात है कि ये तीनों ट्रेडिशनल मेथड्स हैं पेमेंट करने के। लोग कैश और डेबिट और क्रेडिट कार्ड आजकल काफी यूज करते हैं, लेकिन बार्टरिंग आजकल लोग यूज नहीं करते हैं। कुछ पेमेंट मेथड्स और भी हैं जो आजकल ज्यादातर लोग यूज करते हैं, जैसे कि मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और ई वॉलेट्स। In mobile banking, one can pay the pay using mobile banking application. आजकल ऑलमोस्ट सारे बैंक्स अपनी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है आई मोबाइल, बैंक ऑफ बड़ौदा की बीओबी कनेक्ट और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है योनो। नेक्स्ट पेमेंट मेथड है इंटरनेट बैंकिंग। In this type of payment method, one can pay the payee using internet banking facility attached with their bank accounts. For example, अगर किसी को फंड ट्रांसफर करना हो तो वो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू NEFT, IMPS और RTGS सर्विसेज को यूज करके इजीली फंड ट्रांसफर कर सकता है। नेक्स्ट पेमेंट मेथड है ई वॉलेट्स। आपको पता है कि आजकल ई वॉलेट्स कितना ज्यादा यूज होते हैं। ई वॉलेट्स में आप मनी ऐड कर सकते हैं और फिर उस वॉलेट के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। ई वॉलेट्स के एग्जाम्पल हैं पेटीएम, फोन पे, गूगल पे एटसेट्रा। आइए अब जानते हैं कि आपको अब तक क्या समझ में आया है। द पार्टी हु पेज द मनी इज कॉल्ड पेई। जो पार्टी पैसा पे करती है उसे पेई कहते हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? आपके पास 30 सेकेंड्स हैं सही आंसर गैस करने के लिए।
The correct option is B. The statement is false. The party who pays the money is called payer and the party who receives the money is called payee. Which of the following is a payment method? आपके पास 30 सेकंड्स हैं सही आंसर गैस करने के लिए. The correct option is D. All of the above. मोबाइल बैंकिंग, कैश ट्रांजैक्शंस एंड इंटरनेट बैंकिंग ये सारे ही पेमेंट मेथड्स के टाइप्स हैं. अब तक हमने समझा कि पेमेंट क्या होता है और पेमेंट के अलग अलग मेथड्स कौन कौन से होते हैं. आइए अब हम जानेंगे पेमेंट सिस्टम के बारे में. पेमेंट सिस्टम एक मीडियम है टू मेक पेमेंट्स और टू ट्रांसफर फंड्स बिटवीन पेयर एंड पेई ताकि बिजनेसेस एंड इकोनॉमीज दोनों ही अच्छे से चल सकें. इट enables two-way flow means a financial transaction happens between two parties and move the money in the economy. There are two types of mechanism used in the payment system. पहला है पेपर बेस्ड मैकेनिज्म और दूसरा है पेपरलेस मैकेनिज्म. पुरानी सिविलाइजेशन में बार्टर सिस्टम को यूज किया जाता था एज अ पेमेंट मेथड. जब मिडिल एज का टाइम आया तो कॉइन्स और प्रेशियस मेटल्स का चलन शुरू हुआ और इनका यूज इंडियन पेमेंट सिस्टम में होने लगा. 12th सेंचुरी में उस समय का सबसे इंपॉर्टेंट क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट इंडिया में आया जिसे हुंडी कहते थे. हुंडीज का यूज फंड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करने के लिए होता था. लेट 18th सेंचुरी में करेंसी नोट्स की उत्पत्ति हुई और 19th सेंचुरी आते आते प्रोमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक्स भी एग्जिस्टेंस में आ गए थे. और फिर 20th सेंचुरी में इंडिया में ट्रेवलर्स चेक का इवोल्यूशन हुआ. 1980 में इंडिया में एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया. फिर 1990 में इंटरनेट बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज यानी कि ECS, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी कि EFT और फिर 2004 में रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम यानी कि RTGS एग्जिस्टेंस में आया. 2005 में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम यानी कि NEFT को इंट्रोड्यूस किया गया. देन इन 2007 मोबाइल बैंकिंग को भी इंट्रोड्यूस किया गया. उसके बाद 2008 में चेक ट्रंकेशन सिस्टम CTS आया इंडिया में और 2010 में इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज यानी कि IMPS को लाया गया. आजकल के टाइम में अगर किसी को फंड्स ट्रांसफर करने हैं तो NEFT और IMPS सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाली सर्विसेज हैं. NEFT और IMPS का यूज़ आप इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं. आइए अब जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI का क्या रोल है इंडियन पेमेंट सिस्टम में. इंडियन पेमेंट सिस्टम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक यूजर की तरह एक्ट करता है. RBI plays several roles in the payment system. RBI acts as a service provider for several payment system components. RBI चेक बेस्ड क्लियरिंग ऑपरेशंस में भी इन्वॉल्व रहता है. RBI participates as an user in the ECS and EFT. RBI ओपन मार्केट ऑपरेशंस में भी इन्वॉल्व रहता है. RBI रेपो और रिजर्व रेपो रेट से रिलेटेड डिसीजंस भी लेता है. आइए अब जानते हैं कि अब तक आपने क्या सीखा है. What are the types of mechanism used in the payment system? इंडियन पेमेंट सिस्टम में किस टाइप के मैकेनिज्म यूज होते हैं. ऑप्शन ए पेपर बेस्ड, ऑप्शन बी पेपरलेस, ऑप्शन सी बार्टरिंग एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी. आपके पास 30 सेकेंड्स हैं
करेक्ट आंसर गैस करने के लिए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन ओपन मार्केट ऑपरेशंस। आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस में भी इन्वॉल्व होता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? आपके पास 30 सेकेंड्स हैं करेक्ट आंसर गैस करने के लिए। The correct option is A. This statement is true. आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस में भी इन्वॉल्व होते हैं। चलिए अब एक नजर डालते हैं पेमेंट सिस्टम से जुड़े सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन है, कैन एन इंडिविजुअल शेयर देयर डेबिट और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स विद एनीवन? क्या कोई इंडिविजुअल अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स शेयर कर सकता है किसी के साथ? द आंसर इज नो। नेवर एवर शेयर योर डेबिट और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स विद एनीवन, अदरवाइज दूसरा इंसान आपके कार्ड्स का मिसयूज कर सकता है टू मेक पेमेंट्स और टू ट्रांसफर फंड्स टू हिज अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेमेंट थ्रू डिजिटल नेटवर्क्स सेफ? क्या डिजिटल नेटवर्क के द्वारा की गई पेमेंट सेफ रहती है? द आंसर इज यस। द पेमेंट्स मेड थ्रू ऑथेंटिकेट गेटवेज आर सेफ। यानी कि अगर पेमेंट बैंक द्वारा निर्धारित किए गए गेटवेज से की गई है तो वो डेफिनेटली सेफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर ईएफटी एंड ईसीएस? EFT is the process through which the fund transfers from one account to another electronically over a digital network. ECS is mainly used by the financial houses to make large payments such as the distribution of. How RBI calculates repo or reverse repo? LAF यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एक टूल है जो रेगुलेटरी पॉलिसी बनाने के लिए यूज होते हैं। ये मेनली आरबीआई के द्वारा यूज किया जाता है। दैट अलाउज बैंक टू बोरो मनी थ्रू रीपर्चेज एग्रीमेंट्स और रिपोज और टू मेक लोन्स टू द आरबीआई थ्रू रिवर्स रिपो एग्रीमेंट्स। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, आपके पेशेंस के लिए। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में दोबारा मिलेंगे।